सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित विषय आप पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने पूरा सिलेबस आपका पढ़ा दिया है। पूरा राजन सीरीज आपको पढ़ा दिया है और पवन सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त करा दिए थे और शुरू किया था मैंने इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पवन सीरीज के। अब पिछले क्लास में देखिए प्रश्न संख्या 41 तक हमने देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 42 से। अब इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे वीडियो का नाम आ रहा है उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा सभी सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों का लिंक दिया हुआ है। वहां पे मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे या किसी भी विषय का लिंक क्लिक करोगे तो उस विषय का पूरा सिलेबस हम लोगों ने कराया हुआ है और साथ ही साथ उस विषय के राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और जितना यहाँ पे हमने पढ़ाया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 95% तक आराम से आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो यही पढ़ के आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने इतना स्कोर किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए अभी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए प्रश्न संख्या 42 है, बारंबारता क्या है? तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। अब देखिए जैसे कहीं पे आंकड़ा दिया हो 2,5, 3, 2, 1, 7, 5, 1, 2, 3, इस तरीके से अगर आंकड़े लिखे हैं तो ये थोड़ा सा और इस तरीके से और ज्यादा लिखे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर यहीं पे अगर लिख दे कि 2 जो है वह 3 बार आया है, 3 जो है वह 2 बार आया है, इस तरीके से सभी आंकड़े जो भी आंकड़ा है उसके बारे में अगर हमको बता दिया जाए कितनी बार आया है आंकड़े में तो यह आसानी हो जाएगी। तो यही कितनी बार कोई आंकड़ा किसी आंकड़े में आया हुआ है, कोई संख्या किसी आंकड़े में कितनी बार आई हुई है, यही बताता है बारंबारता। ठीक है, किसी संख्या की बारंबारता अगर 4 है तो मतलब वह उस दिए गए आंकड़े में 4 बार आया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, सर्वांग समता की अवधारणा स्पष्ट करें। तो एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वे एक दूसरे से पूर्ण रूप से ढक लें तो उन्हें एक दूसरे का सर्वांगसम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ABCD 2 रेखाएं इन्होंने दिखाया है, लेकिन इससे अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक त्रिभुज इस तरीके से ABCD ले लीजिए और इस तरीके से दूसरा त्रिभुज ले लीजिए और दिखा दीजिए कि यह त्रिभुज जो है बिल्कुल हर मामले में समान है, सभी भुजाएं समान हैं, सभी कोण समान है और एक दूसरे के ऊपर अगर इम्पोज करते हैं, रखते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे जाएंगे जैसे एक ही त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं? तो जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सके, उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो जो भी दो आकृतियां हैं, जो भी जिन दो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका माप, आकार सब कुछ अगर सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? अब अध्यारोपण, एक प्रश्न आपको बहुविकल्पी में मिला था, लास्ट में आपने देखा होगा अध्यारोपण पे। ठीक है, तो वही परिभाषा आपसे पूछ रहा है अध्यारोपण विधि का। तो जब दो सर्वांगसम आकृति होती है जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पे रखने पे वह पूर्ण रूप से ढक लेती है,
तो वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। अब देखिए बिल्कुल जैसे सर्वांगसम होता है, आकृतियां होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर रखिए तो पूरा ढक लेती हैं, वैसे ही होगा यहाँ पे भी अध्यारोपण विधि में भी। लेकिन यहाँ पे बस स्थिति जो है, इनकी स्थिति जो होती है वह भिन्न होती है, इसके वजह से ये सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख करके तुलना करते हैं कि पूरा इम्पोज कर रहा है कि नहीं, सुपर इम्पोजिशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी तुलना को, जो तुलना की जा रही है दो वस्तुओं में, इसी को अध्यारोपण विधि कहते हैं। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके, एक दूसरे के ऊपर रख करके ये जो देखने की विधि है, इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण विधि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है। तो यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो त्रिभुज की सर्वांग समता कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि एक त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक ले रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता कहेंगे। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें क्या क्या होती हैं, ये अगले प्रश्न में हम देखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें, तो देखिए ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की 3 शर्तें होती हैं। अगर इनमें से कोई एक शर्त दो त्रिभुज आपस में फॉलो कर रहे हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। अगर एक त्रिभुज का कोण दूसरे के बराबर है और एक भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं इस प्रकार, एक भुजा ये और एक कोण, इस तरीके से ये अगर आपस में बराबर हैं और इसके बाद एक कोण और बराबर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सर्वांगसम कहेंगे। इसे कोण भुजा कोण का नियम कहेंगे। और दूसरा नियम होता है भुजा कोण भुजा, अगर दो भुजाएं और एक संगत कोण। और तीसरा होता है भुजा भुजा भुजा, अगर तीनों भुजाएं आपस में सर्वांगसम है तो ये भी सर्वांग समता का नियम हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग भी त्रिभुज जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो हो रहा है तो मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48, पूर्ण संख्या 6, 9, 11 लेकर गुणा का साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो देखिए 6, 9 और 11 के गुणा का साहचर्य नियम क्या होता है कि पहले किन्हीं का गुणा कर दीजिए। जैसे 3 संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है तो पहले किन्हीं 2 का गुणा कर लीजिए, फिर उसका गुणा तीसरे में करिए, या फिर पहले का गुणा जो है वह बाद की जो 2 संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करने के बाद पहले का गुणा उसमें करिए, उसके गुणनफल में तो कोई अंतर नहीं आता है, वही यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। तो देखिए 3 संख्याओं को गुणे में लिख लीजिए, 6 गुणे 9 गुणे 11, और उसके बाद पहली जो 2 संख्याएं हैं इनका गुणा निकाल लीजिए। तो 6 गुणे 9 54 आ जाएगा, फिर गुणे में 11 है तो गुणे 11 लिखा जाएगा। अब 54 में गुणा कर लीजिए 11 का, तो 11 चौक 44, हाथ लगा 4, और फिर 11 पचे 55 और 4 59, तो 594 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये तो पहली दोनों संख्याओं को हमने साथ में रखा था, अब वही गुणा करना है हमको उन्हीं तीनों संख्याओं का, लेकिन बाद वाली दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 गुणे ब्रैकेट लग जाएगा 9 गुणे 11 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 9 का गुणा होगा 11 में तो हो जाएगा 99, फिर 6 का गुणा करेंगे 99 में तो 554 आ जाएगा। यानी कि दोनों जो है बराबर आ रहे हैं, चाहे कैसे भी आप गुणा करें। तो अतः गुणा के साहचर्य नियम की यहाँ से पुष्टि होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, रेखीय समीकरण क्या है। तो ऐसा समता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, समता सूचक चिन्ह होना चाहिए और जो चर हो उसकी घात जो हो वह 1 हो, तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहेंगे। जैसे x धन y बराबर 7 और x धन 1 बराबर 5, इसमें समता सूचक चिन्ह बराबर का प्रयोग हुआ है और जो भी चर हैं उनकी अधिकतम जो घात है वह क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या
50 x धन 1 बराबर 2 को हल कीजिए। किसी भी समीकरण को हल करना है, इसका मतलब होता है उस समीकरण से x का मान निकालना, जो भी वेरिएबल है उसका मान निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2 - 1 और x का मान कितना आ जाएगा 1। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न है x - 4 गुणे x धन 7 का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए गुणनफल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे x का गुणा इस पूरे x धन 7 में होगा, फिर -4 का गुणा फिर पूरे इस x धन 7 में होगा। तो x गुणे लिख सकते हैं ब्रैकेट में x धन 7 और फिर -4 का गुणा होगा x धन 7 में। ठीक है, आप पदों को देखिए, एक पद का गुणा इसके पूरे पद में होगा, फिर इस पद का गुणा इसमें पूरे पद में होगा। ठीक है, तभी तो पूरा गुणा हो पाएगा। तो इस तरीके से अब इसको आगे हमको सॉल्व कर लेना है इसी को। तो देखिए x का गुणा जब x में होगा तो हो जाएगा x², फिर धन 7 में होगा तो 7x हो जाएगा, ऋण 4 का गुणा x में तो ऋण 4x, और फिर धन 7 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 28। अब इसके बाद देखिए x², अब 7x - 4x ये हो जाएगा धन 3x और -28, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। ऋण और ब्रैकेट में लिखा है 4 - 17 धन ब्रैकेट में लिखा है 10 गुणे 3 -5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको जहां भी ब्रैकेट दिखे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, आपको पता है। ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो देखिए कितना आएगा, ऋण और फिर ब्रैकेट में लिखा है 4 - 17, फिर धन ब्रैकेट में लिखा है 10 गुणे 3 -5। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले देखिए ऋण 4 धन 17 धन ब्रैकेट में 10 गुणे 3 है तो ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा 30 हो जाएगा -5। अब इसके आगे सॉल्व करिए, ऋण 4 धन 17 ये कितना हो जाएगा 13, और फिर धन 30 और -5, और 13 धन 30 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 43, 43 - 5 उत्तर कितना आ जाएगा 38। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। सर्वसमीका क्या है? तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान, ये ध्यान रखिएगा, चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। अब सत्य होने का मतलब क्या है कि जो भी बताया गया है वह चर के हर एक मान के लिए सही है। जैसे कि अभी अगले ही प्रश्न में आप देखिए प्रश्न संख्या 54 में लिखा है 2 गुणे x धन 1 बराबर 2x धन 2 सर्वसमीका है अथवा नहीं। अब देखिए सर्वसमीका में आपने पढ़ा कि चर के प्रत्येक मान के लिए यह सत्य होता है, सही होता है। अब सही होने का मतलब ये है कि जो दोनों पक्ष दिए हैं उनका मान जो है बराबर, जब बराबर का चिन्ह लगा है तो दोनों पक्ष जो होंगे वह x के प्रत्येक मान के लिए बराबर होने चाहिए। अगर सर्वसमीका होगा तो प्रत्येक मान के लिए बराबर होंगे, अगर सर्वसमीका नहीं होगा तो कुछ मान के लिए बराबर होंगे, और यह क्या कहलाएगा, यह तब समीकरण कहलाएगा, सर्वसमीका नहीं। समीकरण में x के चर के कुछ मान के लिए, जहां यहाँ प्रत्येक मान लिखा है ना, कुछ मान के लिए अगर रेखीय समीकरण होगा तो एक मान, और द्विघात तो 3, त्रिघात तो 3, इन मानों के लिए उस दोनों पक्ष जो होंगे बराबर होंगे। लेकिन सर्वसमीका में क्या होता है कि प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो अब सर्वसमीका है कि नहीं यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x के अलग अलग मान हम लोग रख देंगे। जैसे x बराबर 1 इसी समीकरण में इसी जो व्यंजक दिया गया है इसी में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे x की जगह 1 धन 1 बराबर 2 गुणे 1 धन 2। अब देखिए 1 धन 1 2 हो जाएगा और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ गुणे का चिन्ह आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बराबर 2 धन 2। अब 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और बराबर 2 धन 2 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों पक्ष यहाँ पे आपको
बराबर मिल गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे मिल गया आपको। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आप लिख सकते हैं। अब पुनः x बराबर 2 रखने पे x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणे x की जगह 2 धन 1 बराबर 2 गुणे x का मान 2 धन 2। अब देखिए ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 धन 1 3 हो जाएगा और 2 का गुणा होगा यहाँ पे 2 गुणे 3 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 धन 2। अब 2 का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 6 और फिर उसके बाद 4 धन 2 ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ जाएगा, अतः प्रत्येक दशा में दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः सर्वसमिका है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो आप एक मान और x बराबर 3 बराबर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब यह रेखीय समीकरण है और एक से अधिक मान आपको मिल गए हैं दोनों पक्ष बराबर के, तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह एक सर्वसमिका है, यहां से आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 55, सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए 51 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51 के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, 51 को 50 धन 1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 50 धन 1 का स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह है 50 यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 2 गुणे a की वैल्यू 50 इंटू b की जगह है 1 तो गुणे 1 धन 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500 धन 2 गुणे 50 गुणे 1 यानी कि ये हो जाएगा 100 और धन 1, ये हो जाएगा 2601। जो मान आ जाएगा वह 2601 आ जाएगा और ये हमने सर्वसमिका की मदद से निकाला। सर्वसमिका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह एक सर्वसमिका है क्योंकि a और b के किसी भी मान के लिए जो क्या होते हैं, दोनों पक्ष जो होंगे वह बराबर होंगे, या इसी परिभाषा वाले भाषा में अगर कहें तो जो चर है उसके प्रत्येक मान के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में a और b के प्रत्येक मान के लिए यह जो है दोनों पक्ष बराबर होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सर्वसमिका का प्रयोग यहाँ पे आपने करके 51 का स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या यह 56 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस एक्स वाई का क्यूब का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है और वाई है और एक्स वाई देखिए दोनों जगह मिल रहा है, तो एक्स और वाई कॉमन ले लीजिए, फिर ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में। इसके बाद एक सर्वसमिका है, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है गुणे ए माइनस बी। तो यहीं पे ए की जगह x और b की जगह y, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई और ब्रैकेट में x धन y एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं यह पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में x पौधे लगे हैं ये हमने मान लिया। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर जितने पौधे एक पंक्ति में लगे हैं उतने ही पंक्तियां भी हैं बगीचे में, उतनी ही कुल पंक्तियां भी हैं, तो पंक्तियों की भी संख्या क्या हो जाएगा x। ठीक है, यानी कि इस तरीके से समझिए कि एक पंक्ति में अगर 4 पौधे लगे हैं तो 4 पंक्तियां भी हैं, और ये अगर ये संख्या हमको निकालना होता तो हम क्या करते, 4 गुणे 4 कर देते, कुल पौधे आ जाते 16। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x गुणे x कर देंगे और कुल पौधे आ जाएंगे, और कुल पौधों की संख्या दे रखी है 2025, एक्स स्क्वायर बराबर 2025 हो गया, और x बराबर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 2025 को कितना लिख सकते हैं, 45 का स्क्वायर यानी कि 45, यानी x का मान कितना आ जाएगा 45, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में
45 पौधे लगे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत का लंबाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई का गणना कीजिए। अब देखिए आपसे कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिए कि एक तार है और उस तार के द्वारा एक क्षेत्रफल को घेरा गया है। ठीक, एक वर्गाकार तार है। वर्गाकार तार का मतलब तार में तो बस लंबाई होती है। आपको पता होगा कि तार में क्या होता है, बस लंबाई होती है। और इसी तार के द्वारा बोला कि एक वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि वर्गाकार तार है, मतलब एक तार जो है एक वर्ग बना रहा है और उस वर्गाकार तार की जो जितना एरिया उसने घेर रखा है वर्गाकार तार ने, वह एरिया इन्होंने दे रखा है 144 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी भुजा अगर ए माने तो वर्ग है तो सारी भुजा ए होगी और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर दिया गया है 144, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। जब 12 सेंटीमीटर भुजा आ गया तो हमको देखना है कि तार की हमारी लंबाई कितनी है। तार की लंबाई अगर हम निकाल लें तो परिमाप से निकलेगा और परिमाप वर्ग का होता है 4a, यानी कि 4a यानी कि 4 गुणे 12, ये हो जाएगा 48। ठीक है, ये आ गया 48। अब इसके बाद आपको पता चल गया कि तार जो है वह हमारा 48 सेंटीमीटर लंबा है। अब कह रहा है कि इसी तार से एक आयत बनाया गया है जिसकी लंबाई जो है वह 16 सेंटीमीटर है। आयत की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई पूछ रहा है। अब आयत की लंबाई जब 16 सेंटीमीटर है वो चौड़ाई b मान लिया तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, a धन b लिख दीजिए। अब आयत का परिमाप क्या होगा यह सोचिए। जिस तार के द्वारा घेर के वर्ग बनाया गया था और उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब उसी तार को लगाया जाएगा क्या, आयत बनाने में उसी तार को लगाया गया है। तो तार की लंबाई बदलेगी क्या, जब तार नहीं बदल रहा है तो तार की लंबाई भी नहीं बदलेगी। मतलब यही कहने का मतलब ही है इस प्रश्न में कि एक तार पहले कहीं और लगा था, अब उसी तार के द्वारा एक आयत बना दिया गया। ठीक है, तो तार की लंबाई नहीं बदलेगी, यानी कि ये जो वर्ग का परिमाप है वही जो होगा आयत का परिमाप होगा, क्योंकि तार की लंबाई उतनी ही है। तो इसको आयत का परिमाप रख दीजिए 48, फिर 2 गुणे इसकी लंबाई दी गई है 16 धन b। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 बराबर 2 गुणे 16 यानी कि 32 धन 2b। अब 2b बराबर हो जाएगा 48 माइनस 32 16 और b बराबर कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा 8 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसने भी सॉल्व कराया है उसने क्या बोला है, वह अलग अलग कहीं और पे सॉल्यूशन आप देखेंगे, चाहे सीरीज में देखेंगे चाहे कहीं भी आप देखिए, आपको मिलेगा कि लोगों ने क्या किया है कि क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। देखिए क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं है, एक तार की बात हो रही है तो आप खुद सोचिए कि क्या नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल पे तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। हमारे पास जो तार है उसकी लंबाई नहीं बदलेगी। ठीक है, उसको लेकर के तो हम पूरा कॉन्फिडेंट हैं, तार की लंबाई तो बदलनी नहीं है। क्षेत्रफल तो जितना एरिया जितना घेर पाएगा उतना एरिया होगा और उस एरिया की माप निकलेगी। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59 है, एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक हैं एवं x² प्लस 5x प्लस 9 प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। बोला कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, यह निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, बालकों की संख्या में से घटा देंगे बालिकाओं की संख्या। अब देखिए बालकों की संख्या है 3x² प्लस 5x माइनस 9। अब इसमें से घटाएंगे तो घटाने में ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, नहीं तो चिन्ह की गलती हो जाएगी। ठीक है,
तो माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब देखिए ये तो ऐसे ही लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस का गुणा अंदर सभी पदों में होगा, 3 पद हैं। अब देखिए ये था एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा होगा माइनस का तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये था प्लस 5x तो ये हो जाएगा माइनस 5x। इसका ध्यान रखिए ये होगा माइनस 5x, और धन 4 जो हो जाएगा वह ऋण 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती की हुई है। तो अब देखिए 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, और 5x में से 5x घट जाएगा तो ये दोनों शून्य हो जाएंगे, और माइनस 9 और यहाँ माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 13। तो ये आपका उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर इन्होंने सही लाया है, चिन्ह गलत किए थे, तो ये हो जाएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्याएं दी रहेंगी उससे भाग कर देंगे, यानी कि 3 धन 5 धन x धन 9 धन 11 बटे कितनी संख्याएं हैं 5, और बराबर कितना समांतर माध्य दिया गया है 7। अब 5 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 धन, अब इसको सबको जोड़ लीजिए, संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 9 17 और 11 28 और धन x 28 धन x बराबर कितना हो जाएगा 7 5 35। x बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 28 घटा दीजिए 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। 9 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 16 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मध्य पदों का जो गुणा होता है वह बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि x गुणे x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16। 9 और 16 यहाँ बाह्य पद हैं और ये दोनों x जो है बीच में ये मध्य पद हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, अब 9 का गुणा कर लीजिए 16 9 144 और x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। यहाँ से रूट ले लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62 है। समीकरण x बटे 3 धन x बटे 2 बराबर 10 को हल कीजिए। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, हर समान करेंगे, हर समान करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों के पूरे के बटे में 6 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा होगा 2 का, यहाँ पे गुणा होगा 3 का, तो 2x धन 3x बटे 6 बराबर 10। और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x बटे 6 बराबर 10 बटे 1। अब गुणा कर लीजिए तिर्यक, तो 1 का गुणा 5x में तो 5x, और फिर 6 का गुणा 10 में तो हो जाएगा 60। 5x बराबर 60, x का मान कितना हो जाएगा 60 बटे 5, यानी कि x का मान आ जाएगा 12, x की वैल्यू आ गई 12। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63। चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि बीसी बराबर 2 सेंटीमीटर, एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यूआर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा पीक्यू की माप ज्ञात कीजिए। देखिए दो त्रिभुज दिया है, एक है ए बी सी ये है, और दूसरा है पी क्यू आर। अब वैल्यूज देखिए क्या दिया है, बीसी भुजा देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी भुजा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर भुजा जो है वह 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू भुजा की माप आपको निकालना है, और दिया गया है कि दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप हैं। अब जब समरूपता की बात यहाँ पे आई है तो समरूप होने में क्या होता है कि जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि जो पी क्यू का अनुपात होगा ए बी से, जो पी क्यू का अनुपात होगा ए बी से वह बराबर होगा जो क्यू आर का अनुपात होगा बीसी से, जो क्यू आर का अनुपात होगा बीसी से, ठीक है। तो दोनों अनुपात जो होंगे ये बराबर होंगे, अनुपात बराबर मतलब कि भिन्न बराबर, तो पी क्यू बाई ए बी जो है वह बराबर होगा क्यू आर बाई बी सी के, और पी क्यू का मान हमको निकालना है, बाकी मान हमको पता है। अब देखिए ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 3 रख दीजिए। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 3 सेंटीमीटर, 3 रख दीजिए, और बी सी भुजा है 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद पी क्यू का मान निकालना है, तो बाकी को एक तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा 3
बटे 2 गुणे 3, 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा PQ बराबर 9/2, यानी कि जिस को लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण है, पार्श्विक चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD तो निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है। यहाँ पे देखिए चित्र दिया है, त्रिभुज है, देखिए ABC ये त्रिभुज दिया है और A यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है ADB, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, या फिर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BDA के, या फिर त्रिभुज जो सर्वांगसम है ABC व किसके, त्रिभुज BAD के। तो यहाँ ध्यान से आप देखिएगा एक बात कि त्रिभुज ABC की सर्वांग समता हमसे पूछ रहा है, तो त्रिभुज ABC में देखिए पहले ये AB भुजा आई है, फिर BC भुजा, फिर ये भुजा। ठीक, अब जब हम सर्वांग समता देखते हैं तो हम देखते हैं संगत भुजा। ठीक है, जब यहाँ पे दो भुजाएं बराबर दे दिया आपको, AC बराबर BD दिया है, देखिए AC बराबर BD दिया है, यानी कि ये जो भुजा है वह इसके बराबर दिया है और ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा तो कॉमन है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब त्रिभुज ABC में देखा हमने, पहले कौन सी भुजा आ रही है, पहले AB ये वाली भुजा आ रही है, पहले ये वाली भुजा आ रही है, इसके बाद ABC ये भुजा, फिर ये भुजा। तो इसके संगत भुजाएं हमको खोजना है। तो देखिए AB के बराबर कौन सी भुजा है, AB कॉमन भुजा है, तो AB के बराबर AB ही है, तो पहले यहाँ पे त्रिभुज में यह भुजा कवर होनी चाहिए। ठीक है, जो दूसरा त्रिभुज है हमारा उसमें यही भुजा पहले कवर होनी चाहिए, और उसके बाद देखिए कौन सी भुजा आनी चाहिए, इस ABC में ये भुजा आ रही थी तो BC के संगत भुजा आनी चाहिए, यानी कि हम लोग यहां से शुरू करेंगे BAD। ठीक है, पहले ये भुजा आएगी, ठीक है, इस त्रिभुज में, दूसरे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, पहले ये भुजा आएगी, फिर उसके बाद ये भुजा आएगी, देन ये सबसे छोटी वाली भुजा आएगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे त्रिभुज BAD के सर्वांगसम होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती हैं। सबसे छोटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से समीकरण तथा सर्वसमीकरण छांट कर लिखिए। तो बहुत सही, ये तो आपने किया ही हुआ है, ये देखा था आपने कि सर्वसमीकरण है, x का मान पहले 1 रखेंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे, दोनों में दोनों पक्ष बराबर आएंगे, ये सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो x के एक ही मान के लिए यह दोनों पक्ष बराबर होंगे, बाकी मान के लिए नहीं, तो ये समीकरण हो जाएगा, पहले ही मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67 है, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पे कौन सी संख्या मिलती है। 83 के अंकों को परस्पर बदल दीजिए, यानी कि जहां 8 है वहां 3 कर दीजिए, जहां 3 था वहां 8 कर दीजिए। अब बोल रहा है कि बदल दिया आपने, अब मूल संख्या जो थी, मूल संख्या यानी कि मूल पहले वाली संख्या क्या थी, 83, तो 83 में से ये नई संख्या जो बची है उसको घटाने पे कौन सी संख्या मिलेगी, यानी कि 83 में से 38 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 45। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, समीकरण -4x धन 3 बराबर ऋण 6x - 18 को हल कीजिए। तो ये हो गया, सभी को एक तरफ कर लीजिए x वाले पार्ट और ये पार्ट एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3 धन 18 बराबर ऋण 6x धन 4x, 21 बराबर होगा -2x और x बराबर हो जाएगा 21 बटे -2, या जिसे लिख सकते हैं -21 बटे 2। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 69 है, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब इसी में वैल्यूज रख दीजिए। 2 गुणे लंबाई कितनी है 11 और धन चौड़ाई है 8, गुणे ऊंचाई है 5। अब गुणा कर लीजिए 2, 8 और 11 जोड़िए 19 और गुणे 5। ये देखिए ये 10 हो जाएगा, 2 गुणे 5 और 19 190 वर्ग मीटर ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए उदाहरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं इसी का स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों में तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर रहे हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू क्या होता है b और धन 1/x का स्क्वायर तो हो जाएगा बराबर 4 के। अब देखिए x x कट गया और x स्क्वायर प्लस 1/x² और धन 2 इधर था और उधर 4 है, 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 70 तक आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से इसी तरीके से पढ़ पाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। सभी विषयों का लिंक सभी विषयों का दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे पढ़िए सभी विषय को। और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत कम समय में सभी पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप बहुत आसानी से कम समय में पढ़ पाएंगे। अब आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं हम अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।